तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 23 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत होती है रामलीला की कास्टिंग के मज़ेदार सिलसिले से। जब रोशनी को मंथरा का किरदार मिलता है तो वो इसे मना कर देती है करने से। इस पर सचिन एक बार फिर उसे ताना मारता है और कहता है कि जैसा कर्म वैसा फल, और रोशनी से बेहतर मंथरा कोई हो ही नहीं सकती। इसके बाद बारी आती है कैकेयी के किरदार की। जब पता चलता है कि घर में अब सिर्फ रेणुका ही बची है तो उसे मजबूरी में ये किरदार निभाना पड़ता है। रेणुका पहले तो आनाकानी करती है, लेकिन जब परेश रामलीला छोड़ने की धमकी देता है तो वो मान जाती है। इधर कास्टिंग का सिलसिला आगे बढ़ता है और चिट्ठी के जरिए लक्ष्मण का किरदार आकाश को मिलता है, जिसे सुनकर वो और रिया दोनों बहुत खुश होते हैं। अब बचते हैं हनुमान और भरत के किरदार। तेजस हनुमान बनने की गुजारिश करता है, लेकिन डायरेक्टर उसे मना करते हुए कहते हैं कि तुम रावण के रोल में एकदम परफेक्ट हो। तभी कहानी में एंट्री होती है सचिन के दोस्तों की, और परेश तुरंत फैसला करता है कि हनुमान का किरदार सचिन का बेस्ट फ्रेंड अनिया निभाएगा। जब डायरेक्टर कहता है कि राम और हनुमान की दोस्ती की तरह ही सचिन और अनन्या की दोस्ती भी कमाल की है, तो माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। इसके बाद भरत का किरदार सचिन के दूसरे दोस्त धीरज को मिलता है। आखिर में डायरेक्टर और घर के सभी लोग मिलकर परेश को राजा दशरथ का किरदार निभाने के लिए मना लेते हैं। सब मानते हैं कि जिस तरह उन्होंने परिवार को संभाला है, उनसे बेहतर दशरथ कोई और हो ही नहीं सकता, और परेश भी आखिरकार मान जाता है। इसके बाद डायरेक्टर सबको उनकी स्क्रिप्ट देता है और उन्हें अपने किरदारों में डूब जाने के लिए कहता है। जब सचिन ठीक से अपने डायलॉग्स नहीं बोल पाता तो डायरेक्टर उसे सिर्फ लाइंस पढ़ने की जगह उन्हें महसूस करने की सलाह देता है। दूसरी तरफ तेजस, जिसे सिर्फ 3 सीन मिले होते हैं, अब भी राम का किरदार ना मिलने से निराश होता है। जब वो डायरेक्टर से अपनी एंट्री के बारे में पूछता है तो सचिन राम के किरदार में आकर उसे छेड़ने लगता है कि अब वो रावण का वध करेगा, जिससे घर में एक बार फिर हंसी मजाक का माहौल बन जाता है और चिल्लम चिल्ली होने लगती है। उधर रेणुका कैकेयी के डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी रोशनी मंथरा के किरदार में आकर उसके पास अपने डायलॉग्स बोलती है। जब वो रेणुका से पूछती है कि क्या वो सही कर रही है, तो रेणुका उसे कोई जवाब नहीं देती, जिससे उनके बीच की कड़वाहट साफ झलकती हुई नजर आती है। फिर रेणुका मन में बोलती है कि अब इसे भी मुझे झेलना पड़ेगा। इधर घर में मची इस चिल्लम चिल्ली के बीच शकुंतला सबको याद दिलाती है कि उन्हें स्टेज पर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इसी के साथ देशमुख परिवार अपनी रामलीला की प्रैक्टिस के लिए स्टेज की ओर निकल पड़ता है। दूसरा सीन स्टेज का दिखाया जाता है, जहां शकुंतला अपनी कमेटी की औरतों के साथ और कुछ लोगों के साथ स्टेज पर आती है और बोलने लगती है उनको कि आ जाओ, जल्द ही यहाँ रामलीला की रिहर्सल शुरू होगी, देखो कितनी अच्छी सी तैयारियां हुई है। सारी तैयारियां इतनी अच्छी सी हुई है कि आज तुम सबको बहुत मजा आने वाला है। तभी उतने में कीर्ति कुलकर्णी आती है और शकुंतला को बोलती है कि ये तो वक्त ही बताएगा शकुंतला, तुम तो हमेशा से ही अपनी सहेली की तरफदारी करती रहती हो ना। फिर शकुंतला वहां बैठने लगती है, लेकिन कुलकर्णी उसको टोकती है और कहती है कि शायद वो मेरी जगह है। इतना कहकर वो शकुंतला को वहां से हटाकर खुद बैठ जाती है। और इधर दूसरी तरफ रेणुका छुपकर ये सब देख रही होती है कि कुलकर्णी आ चुकी होती है। तभी वो बोलती है कि ये तो आते ही शुरू हो गई। इधर कुलकर्णी शकुंतला को बोलती है कि आज हम भी तो देखें कि तुम्हारी सहेली आखिर क्या क्या लीला दिखाने वाली है। दूसरी तरफ बैक स्टेज पर सब लोग अपनी लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी सचिन सायली को रोल में आकर बोलता है कि सीता, मैं वनवास के लिए कल्टी मार रहा है। तभी सायली सचिन को बोलती है कि तुम ये कैसे बातें कर रहे हो, तुम प्रभु श्री राम बने हो तो ऐसे नहीं बात करते वो। तो सचिन बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि मेरे को ऐसी आदत है ना बात करने की। तभी रेणुका वहां आती है और सबको चेतावनी देती है कि कीर्ति कुलकर्णी आ चुकी है, इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज उसकी इज्जत दांव पर लगी है। उसके बाद दूसरी तरफ डायरेक्टर स्टेज पर आता है और सारे बैठे दर्शकों को नमस्कार कहता है और कहता है कि आप सभी का स्वागत है। तभी उतने में एक आदमी कपड़ा उछालता है तो डायरेक्टर के ऊपर आकर गिरता है, जिसे देखकर सारे दर्शक हंसने लगते हैं। इधर वो आदमी डायरेक्टर से माफी मांगता है तो डायरेक्टर बोलता है कि अभी तुरंत प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो इसे सही करो। तो वो आदमी कहता है कि अभी कर देता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है अंदर। इधर डायरेक्टर दर्शकों को बोलता है कि मुझे आशा है कि हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगेगा। इससे पहले मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगा। तभी वहीं बैठी कुलकर्णी डायरेक्टर को रोकते हुए कहती है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, हम लोग यहाँ पर रामलीला देखने आए हैं, तुम्हारी कविता सुनने नहीं आए हैं। तो डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत शुरू करवाता हूँ। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर बैक स्टेज आकर सबको फाइनल रिहर्सल के लिए तैयार करता है। वो सचिन को आत्मविश्वास के साथ काम करने की सलाह देता है और उसे किरदार को महसूस करने के लिए कहता है। उधर तेजस, जो रावण बना है, बार बार अपनी एंट्री के बारे में पूछकर डायरेक्टर को परेशान करता रहता है। इसके बाद रिया स्टेज पर आती है और अपनी दमदार आवाज में रामलीला की शुरुआत का ऐलान करती है। पर्दा उठता है और राजा दशरथ यानी कि परेश भरी सभा में अपने बड़े बेटे श्री राम को अयोध्या के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करते हैं। श्री राम यानी कि सचिन विनम्रता से अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं और सब उन पर फूल बरसाते हैं।
लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त और मजेदार गड़बड़ी हो जाती है। तेजस जो रावण बना होता है अचानक से एक दासी का भेष बदलकर स्टेज पर आ जाता है और सचिन को धक्का देता हुआ नजर आता है। वो कैकई यानी कि रेणुका के पास जाकर कानाफूसी करने लगता है कि राम का किरदार तो उसे मिलना चाहिए था क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा है। रेणुका उसे वहां से जाने को कहती है लेकिन तेजस अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो सीधे राजा दशरथ यानी कि परेश से सवाल कर बैठता है कि वो राम को ही राजा क्यों बना रहे हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सीता यानी कि साइली आगे आती है और एक दमदार जवाब देती है कि युवराज राम ही इस पद के योग्य है। जब तेजस फिर भी नहीं मानता तो लक्ष्मण यानी कि आकाश उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरे स्टेज पर भागने लगता है। ये देखकर दर्शक भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इधर मामले को संभालने के लिए भरत यानी कि धीरज की भी स्टेज पर समय से पहले एंट्री हो जाती है। सचिन उसे इशारा करता है और भरत लक्ष्मण के साथ मिलकर उस उद्दंड दासी यानी कि तेजस को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दर्शकों में से कोई चिल्लाने लगता है कि भरत तो नैनीहाल गया था, वो यहाँ कैसे आ गया। फिर जब भरत और लक्ष्मण तेजस को पकड़कर ले जाने लगते हैं तो वो स्टेज पर गिर जाता है और उसका घूंघट उतर जाता है। इधर रावण को दासी के भेष में देखकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। मामले को संभालने के लिए रेणुका कैकेयी के किरदार में आकर तेजस को डांटते हुए कहती है, दुष्ट रावण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। चले जाओ यहाँ से अपनी सोने की लंका में, तुम्हारा छल कपट यहाँ नहीं चलेगा। तो आकाश और धीरज दोनों तेजस को गोद में उठाकर वहां से ले जाते हैं। ये सब देखकर इधर कीर्ति कुलकर्णी रामलीला का मजाक उड़ाती है। इसके बाद रिया आकर अगले दृश्य का ऐलान करती है जो राम के वनवास का होता है। पर्दा उठता है और कैकेयी राजा दशरथ से अपने दो वचन मांगती है कि भरत के लिए राजाभिषेक और राम के लिए 14 साल का वनवास। ये सीन देखकर सचिन अपने किरदार से बाहर निकलकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसकी माँ ने उसे गांव में भेज दिया था। इधर जब सीता इसका विरोध करती है तो सचिन कुछ बोल नहीं पाता। सीन आगे बढ़ता है और राम यानी कि सचिन सीता को अपने साथ वनवास जाने से मना करते हैं लेकिन सीता भी अपने पतिव्रता धर्म पर अड़ी रहती है। तभी सचिन और सायली दोनों ही अपने किरदार से बाहर आ जाते हैं और असली जिंदगी की तरह एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। सचिन उसे साथ ना आने को कहता है और सायली उसे छोड़कर ना जाने की जिद करती है। इधर रिया के इशारा करने पर सायली वापस अपने किरदार में आ जाती है और एक दमदार डायलॉग बोलती है कि एक पत्नी का धर्म अपने पति के साथ रहना है और जहां वो जाएंगे वही उसका राजमहल होगा। तो सायली के इस शानदार अभिनय पर दर्शक जोरदार तालियां बजाते हैं। लेकिन कीर्ति कुलकर्णी को यह सब रास नहीं आता और वो रामलीला का दोबारा मजाक उड़ाती है। इधर कहानी आगे बढ़ती है और श्री राम यानी कि सचिन अपने पिता के वचन को अपना आदेश मानकर 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस सीन में परेश अपने किरदार से बाहर निकलकर सचिन से माफी मांग लेते हैं, जिसे देखकर दर्शक हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग रामलीला के बहाने अपनी फैमिली का ड्रामा दिखा रहे हैं। इधर मामला तब और बिगड़ जाता है जब लक्ष्मण यानी कि आकाश स्टेज पर आते हुए गलती से कैकेयी यानी कि रेणुका और फिर श्री राम यानी कि सचिन को धक्का दे देता है जिससे सचिन गिर जाता है। ये देखकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। कीर्ति कुलकर्णी एक बार फिर ताना मारती है कि इन लोगों ने रामलीला को मजाक बनाकर रख दिया है। उधर बैक स्टेज पर तेजस रोशनी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उससे और नाराज ना रहे लेकिन रोशनी तेजस को सेल्फिश कहकर फटकार लगा देती है। तभी रेणुका वहां आती है और तेजस को बताती है कि स्टेज पर उसकी एंट्री होने वाली है, जिसे सुनकर तेजस खुशी से स्टेज की ओर भागता है। अगला दृश्य सीताहरण का होता है। तेजस यानी कि रावण एक साधु का भेष बदलकर आता है और भिक्षांदेही की आवाज लगाता है। जब सीता यानी कि साइली उसे भिक्षा देने आती है तो वो उसे लक्ष्मण रेखा पार करके भिक्षा देने को कहता है। फिर जब सीता यानी कि साइली लक्ष्मण रेखा पार करने से मना करती है तो साधु उसे डराता है कि एक भिक्षुक का अनादर उसके परिवार के लिए प्रलय ला सकता है। तो ये डायलॉग सुनकर डायरेक्टर भी हैरान रह जाता है। इधर सीता डरकर लक्ष्मण रेखा पार कर देती है और जैसे ही वो भिक्षा दे देती है साधु अपना असली रूप दिखाता है और रावण बनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो जबरदस्ती सीता का हाथ पकड़ लेता है लेकिन तभी सायली अपने किरदार से बाहर आ जाती है और तेजस पर चिल्लाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की। ये देखकर दर्शक इधर हंस पड़ते हैं। डायरेक्टर के कहने पर दोनों वापस अपने किरदार में आ जाते हैं। सीन आगे बढ़ता है और रावण यानी कि तेजस सीता को इतनी जोर से पकड़कर घुमाता है कि वो गिर पड़ती है। ये देखकर सचिन स्टेज पर आ जाता है और तेजस पर भड़क उठता है कि उसने उसकी पत्नी को चोट कैसे पहुंचाई। दोनों के बीच असली जिंदगी वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। डायरेक्टर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं सुनता। इधर मामला तब और बिगड़ जाता है जब दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होने लगती है। कीर्ति कुलकर्णी और बाकी दर्शक इस तमाशे का मजाक उड़ाते हैं। डायरेक्टर के कहने पर रिया सीन बदलने के लिए हनुमान की एंट्री का ऐलान करती है। लेकिन कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है जब हनुमान यानी कि अन्या भी स्टेज में आकर सचिन के साथ मिलकर तेजस की पिटाई करने लगता है। राम लक्ष्मण और हनुमान को मिलकर रावण की पिटाई करते देख दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। इधर आखिर में डायरेक्टर किसी तरह सबको रोकता है और कहता है कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और रेणुका इस पूरे तमाशे का इल्जाम सचिन पर डाल देती है। लेकिन देशमुख परिवार की यह रामलीला जो कॉमेडी शो में बदल चुकी होती है अब एक बड़े अपमान का कारण बन चुकी होती है।
तभी मौके का फायदा उठाते हुए कीर्ति कुलकर्णी स्टेज पर आती है और रेणुका पर ताना कसते हुए कहती है कि उसने तो कमाल ही कर दिया। उसके बाद वो दर्शकों के सामने देशमुख परिवार की इज्जत का तमाशा बना देती है। वो कहती है कि इन लोगों ने रामलीला के नाम पर एक सर्कस दिखाया है और एक पवित्र ग्रंथ का निरादर किया है। कुलकर्णी यही नहीं रुकती, वो देशमुख परिवार के आपसी झगड़ों को सबके सामने उछालती है और कहती है कि जो लोग खुद एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, वो भला रामलीला का पुण्य कार्य कैसे कर सकते हैं। वो रेणुका को दोबारा ताना मारती है कि उन पर भरोसा करना ही कमेटी की सबसे बड़ी गलती थी और इन लोगों ने ना अपनी इज्जत की परवाह की और ना ही कमेटी की। आखिर में वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो देशमुख परिवार के सम्मान पर आखिर कील ठोक देता है। वो दर्शकों और कमेटी से पूछती है कि क्या इन लोगों को रामलीला जारी रखने देनी चाहिए। तो सब एक साथ नहीं में जवाब देते हैं और कमेटी भी ऐलान कर देती है कि देशमुख परिवार ये रामलीला नहीं कर सकता। ये सुनकर रेणुका और पूरा परिवार हैरान और अपमानित रह जाता है और कीर्ति कुलकर्णी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान छा जाती है। और इसी अपमान और हार के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।